नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी रिटायर्ड टिकेंद्र दहाल आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम सभी के काम के जानकारियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी जानकारियों की ओर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या इसके वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या तो फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख रहे हैं, एएफटी ने रक्षा सचिव पर कसा शिकंजा, 1800 से ज्यादा आदेश न लागू करने के संदर्भ में दिया नोटिस। आज है एएफटी में पेशी। जी हां दोस्तों, रक्षा सचिव को माननीय एएफटी द्वारा नोटिस दिया गया है और यह मुद्दा है दोस्तों, 1800 से ज्यादा ऐसे केस हैं जहां पर माननीय कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, माननीय कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा उन आदेशों का अमल नहीं किया गया है। चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन को ग्रांट करने का आदेश हो, चाहे एमएससीपी को ग्रांट करने का आदेश हो, चाहे इस तरीके से पेंशन बढ़ोतरी के या और भी कुछ भी आदेश हो जिनको रक्षा मंत्रालय ने लागू करना है लेकिन लागू नहीं किया है, जिस वजह से माननीय एएफटी ने यह संज्ञान लेते हुए जो रक्षा सचिव हैं उनको तलब किया है। आज यानी कि 8 मई को उनकी पेशी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। कई सारे पेंशनर्स जो अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन जीतने के बावजूद भी अगर उन आदेशों का अमल ना हो तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से माननीय कोर्ट को फिर से उठ के खड़ा होना पड़ता है और पेंशनर्स का रक्षा कवच के रूप पर सामने खड़े होकर के डीईएसडब्ल्यू हो या कोई भी हो, उनको फटकार लगाना जरूरी है। उसी तरीके से आज माननीय कोर्ट ने रक्षा सचिव को तलब किया है। हम आशा करते हैं कि इसके बाद रक्षा सचिव उन आदेशों का जो है पालन जरूर करेंगे और जितने भी पेंशनर्स के फेवर में केसेस का डिसीजन आया है उनको लागू जरूर करेंगे। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 7 मई को पेंशनर के खाते में आए 1,43,381 सर्कुलर 568 का एरियर, लेकिन यह भी है गलत और बनता है एरियर। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है जो मेरे संपर्क में थे, उनका फैमिली पेंशन, उनके पिताजी का डेथ हुआ था, माताजी का फैमिली पेंशन लगभग आज से 1 साल पहले उनका शुरू हो गया था, लेकिन उनको जैसे पता चला 568 का एरियर उनके पिताजी को नहीं मिला था, वो मेरे संपर्क में आए, वीडियोस देखे थे, उनको पता चला था, तो मैंने उनको ग्रीवेंस डालने का पूरा तरीका समझाया था। अब उनके खाते में दोस्तों 1,43,381 रुपए कल यानी कि 7 मई को क्रेडिट हो चुके हैं। अब उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट कई दिनों पहले जा चुका था, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बाद भी उन्होंने ग्रीवेंस डाला, उसके बाद जाकर के उनके खाते में ये पैसे आए हैं। अब ये जो मैसेज आप देखिए, सर पेमेंट हो गया आज 1,43,381 रुपए का 568 एरियर का। तो जैसे आप सबने देखा दोस्तों, उनके खाते में ये पैसे अभी आ चुके हैं, लेकिन ये भी गलत है। गलत क्यों है दोस्तों? उनको जेड ग्रुप के हिसाब से दिया गया था, जबकि 1 जनवरी 2006 से जेड ग्रुप नहीं है, वाई में मर्ज हो गया है। चलिए उनका कैलकुलेशन शीट देख करके हम समझते हैं। दोस्तों ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जब बैंक ने जारी किया था तो वो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का ये कॉपी है, साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन शीट इसमें लगा हुआ है दोस्तों, उसको दिखाता हूं आपको। ये जो कैलकुलेशन शीट आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं पेंशनर का कैलकुलेशन शीट है। जनवरी 2006 से लेके 30 जून 2014 तक का पूरा कैलकुलेशन किया गया पेंशनर का, और उनको टोटल एरियर 1,43,381 रुपए का जो है नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा गया था सीपीपीसी द्वारा, जिसका भुगतान अभी हो गया है। लेकिन ये हुआ है 1,43,381, जो कि गलत है। क्यों मैं गलत बोल रहा हूं? वो जो पेंशनर थे वो हवलदार रैंक के पेंशनर थे और उनका जो फिक्सेशन होना था हवलदार वाई ग्रुप के हिसाब से 568 सर्कुलर का वो होना था 5,820, लेकिन उनको जेड ग्रुप के हिसाब से देखिए 5,525 रुपए के हिसाब से उनका फिक्सेशन किया गया है, जो कि गलत है। क्योंकि दोस्तों 1 जनवरी 2006 से जेड ग्रुप तो हट ही गया है, तो अगर 1 जनवरी 2006 से आगे का अगर ये एरियर है तो जेड ग्रुप के हिसाब से कैसे दिया जा सकता है? इनको वाई ग्रुप के हिसाब से दिया जाना चाहिए, और वाई ग्रुप के हिसाब से जो एरियर में डिफरेंस बनता है वो पैसा उनको मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपको 568 सर्कुलर का जो टेबल है वो दिखाता हूं, चलिए उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये 568 सर्कुलर का आर्मी वालों का टेबल है। ये देखिए, जिन पेंशनर को पेंशन फिक्सेशन दिया गया वो यहाँ के हिसाब से दिया गया। ये देखिए 5,525 रुपए, जो कि जेड ग्रुप के हिसाब से दिया गया है। अब जब 1 जनवरी 2006 से जेड ग्रुप है ही नहीं, वाई ग्रुप में मर्ज हो गया, तो इस जेड ग्रुप वाले कॉलम के हिसाब से रिवीजन करके क्या मतलब बनता है?
दोस्तों इन पेंशनर को 5,820 के हिसाब से रिवीजन किया जाना चाहिए। और अभी टोटल उनको एरियर अभी मिला है 1,43,381 रुपए, उससे भी बढ़कर उनको एरियर मिलेगा, क्योंकि अब मैंने पेंशनर को समझा दिया किस हिसाब से उन्होंने आगे कार्रवाई करना है। दोस्तों तो आप सबने अभी देखा उनका रिवीजन गलत हुआ है। जब सही रिवीजन होगा तो उनको 1,43,381 मिलने के बावजूद और भी एरियर मिलेगा, जो कि वाई ग्रुप के हिसाब से उनका कैलकुलेशन का पैसा उनको मिलेगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, एफएमए और पेंशन के एरियर के भुगतान के लिए नया सिस्टम होगा लागू। 15 मई तक का दिया समय, साथ साथ 1,000 से 5,000 बढ़ोतरी की बात। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 से 5,000 बढ़ाने के लिए कार्रवाई चल रही है। उसके ऊपर कई सारे लेटर वगैरह लिखे गए हैं और हाल ही में एक सिग्नल वायरल हुआ है दोस्तों, जिस सिग्नल में ये पैरामिलिट्री का सिग्नल है, जिसमें पेंशनर्स का लिस्ट मांगा गया था। अब हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक लेटर जारी किया है, जहां पर सीपीएओ से जितने भी पेंशन प्राप्त करते हैं उनका अब पेंशन का एरियर और एफएमए का एरियर जो है ऑटोमेटेड तरीके से बैंक को जो है जल्दी से जल्दी जारी करना पड़ेगा। उस लेटर को देखते हैं और जो वायरल सिग्नल है उसको भी दिखाता हूं आपको, चलिए देखते हैं। दोस्तों ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि वित्त मंत्रालय का ऑफिस मेमोरेंडम है 6 मई 2024 का। और इस ऑफिस मेमोरेंडम में जैसे आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी कि यहाँ जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और पेंशन का जो एरियर है उसको लागू करते हुए ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है। अब आगे से जिन भी पेंशनर का पेंशन का कंट्रोल जो है सीपीएओ द्वारा होता है, उनका पेंशन का एरियर का भुगतान और उनका एफएमए का जो एरियर का भुगतान है वो भुगतान बैंक द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए होगा। इसको लागू करने के लिए 15 मई 2024 तक का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है, लास्ट डेट दे दिया गया है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली होगा, मैन्युअली नहीं किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो सीपीएओ के तहत पेंशन लेते हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल के पेंशनर हैं या और भी कई सारे पेंशनर्स हैं, तो उनका जो एफएमए या तो फिर उनका जो पेंशन का एरियर है अब डिजिटल तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से उनको मिलेगा। ये जानकारी यहां पर दी गई है और जो भी एक्सएमएल पीडीएफ फाइल वगैरह अपलोड करने का जो तरीका है उसके बारे में भी क्लियर कट आदेश यहां पर इस जो है ऑफिस मेमोरेंडम में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाल दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिनों पहले एफएमए को बढ़ोतरी करने के लिए पेंशनर का लिस्ट मांग करके एक सिग्नल वायरल हुआ था। उस सिग्नल को भी मैं दिखा के आपको समझाता हूं कि हाल ही में कुछ पेंशनर्स का ये सवाल है कि सर एफएमए बढ़ करके 1,000 से 5,000 हो रहा है क्या, तो चलिए उस सिग्नल को देखते हैं। दोस्तों एक अर्धसैनिक बल के डीआईजी वेलफेयर के ऑफिस से यह सिग्नल निकाला गया था, जो कि बेहद महत्वपूर्ण सिग्नल था, कुछ दिनों पहले निकाला गया था, जिसमें बकायदा पेंशनर का लिस्ट मांगा गया था, एरिया वाइज पेंशनर का लिस्ट मांगा गया था। उसमें फॉर्मेट के साथ ये लेटर को इस सिग्नल को भेजा गया था, जिसमें जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, एनहांसमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस टू रिटायरीज फ्रॉम ₹1,000 टू ₹5,000 पर मंथ, यानी कि पेंशनर का जो एफएमए है उसको 1,000 से 5,000 रुपए तक बढ़ोतरी करने के संदर्भ में ये लेटर, ये सिग्नल निकाला गया था और बकायदा यहां पर पेंशनर का लिस्ट मांगा गया था। देयरफॉर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल पेंशनर्स ऑफ योर जोन सेक्शन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट बाय 25 नवंबर 2023। देखिए काफी पहले ये लिस्ट मांगा गया था, जो लिस्ट सबमिट हो चुका था। अब इसके ऊपर हाल फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं आया है कि इस लिस्ट के बेस पर क्या 1,000 रुपए से 5,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस को बढ़ा दिया गया है या नहीं बढ़ा गया है, उसका अभी तक अपडेट नहीं आया है। लेकिन ये जो अर्धसैनिक बल के एक हेडक्वार्टर का डीआईजी हेडक्वार्टर द्वारा ये लिस्ट जरूर दोस्तों मांगा गया था। तो आप सबने देखा दोस्तों, हालांकि अभी तक 1,000 से 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की कोई भी पुष्टि, कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, खुशखबरी, ओआरओपी 3 का बज गया बिगुल, ईमेल हुआ वायरल। क्या ओआरओपी 3 में सिपाही से कैप्टन सबको फायदा होगा? दोस्तों एक ईमेल वायरल हो रहा है, ये जो सामने आप ईमेल देख पा रहे, जो कि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 को लागू करने के संदर्भ में लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भारद्वाज ने, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनको लिखा है। डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, तो उनका लिखा हुआ ये ईमेल है जो कि वायरल हुआ है। वहां पर बिल्कुल उन्होंने जायज तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देकर के, जो भारत सरकार का जो आदेश है, जो जिसमें 5-5 साल में रिवीजन होने की बात कही गई है, उसका हवाला देकर के उन्होंने सरकार को यह बात पहुंचाई है कि जुलाई 2024 से जल्दी ओआरओपी 3 को लागू कर दिया जाए।
लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी खबर है? क्या ये एक पर्सनल ईमेल भेजा जाना बहुत बड़ी जानकारी है? इतनी ब्रेकिंग खबर है कि बिल्कुल वायरल ही हो गया। ओआरओपी को जल्दी से लागू करने के लिए और विसंगति रहित ओआरओपी को लागू करने के लिए सरकार को अभी से प्रेशर बनाना शुरू करना पड़ेगा। चलिए, सरकार नहीं मान रही है वो सरकार की बात है, लेकिन हमें मनाना छोड़ना नहीं है, हमें अपनी मांगे रखना छोड़ना नहीं है। तो समय रहते ही ओआरओपी 3 लागू होने से पहले हमारी तरफ से अगर सही ओआरओपी, विसंगति रहित ओआरओपी समय से लागू करने की मांग हम करते रहेंगे, तभी जाकर के कुछ होगा। पर्सनल ईमेल तो लिखे जा सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूं, सीपी ग्राम्स में डाल सकता हूं, आरटीआई डाल सकता हूं और ईमेल भेज सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। हजारों लाखों की संख्या में पेंशनर्स हैं, कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमारी संस्थाएं हैं, जिनकी सरकारें कभी कभी सुनती हैं, उन संस्थाओं को सामने आकर के ओआरओपी 3 जल्दी से लागू करवाने के लिए कार्रवाई करनी जरूरी है, तभी हम उसका जो है कुछ असर होता हुआ शायद इन फ्यूचर देख पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियां और इसी अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।